हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, पहले भाग में क्या कहा है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है, भाग चौथे में क्या है। आज हम इन सारे भागों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने आपके संविधान क्या है, कि इसका निर्माण, इसका स्वरूप, सबके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अनुसूचियाँ कितनी होती हैं इसके बारे में भी मैंने बताया। प्रस्तावना क्या है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। यदि आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो दोनों कंपलसरी पेपर हैं उसके भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। तो आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की हो या वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की हो, इन दोनों की ही प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो हैं उसकी मैंने थर्ड यूनिट आपकी ख़त्म होने वाली है, लगभग 2-3 पॉइंट ही बचे हुए हैं। और जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षक है उसका भी यूनिट सेकेंड ही चल रही है, पार्ट सेकेंड, उसके भी कुछ पॉइंट रह गए हैं, मैं आपको कवर कर दूँगी। चलिए जानते हैं कि भाग 1 में क्या है। इसमें क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि इसमें अनुच्छेद कितने दिए गए हैं, 1 से 4 के बीच में। कौन कौन से, 1 से 4 के बीच में अनुच्छेद आते हैं। भाग फर्स्ट क्या है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि जितने हमारे राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश है, वो भाग 1 में है। अब जानते हैं 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद, उनके अनुच्छेद पहला है वो क्या है। इसमें कहा गया जो भारत इंडिया यानी कि देश का नाम के बारे में अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है कि जो भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक। दूसरा अनुच्छेद क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, जो नए राज्य बनते हैं उनका प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, जो नए राज्य बनते हैं उनका निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत होगा। लेकिन अनुच्छेद 4 क्या है, विशिष्ट विधियाँ, लेकिन को कैंसिल कर दिया गया बाद में। जो स्पेशल जो विधियाँ हैं उनको अनुच्छेद 4 में निहित किया गया है। अब हम जानते हैं भाग 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता किस भाग में है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं नागरिकता के तहत। तो मैं आपको बता दूं, भाग 2 में नागरिकता को मेंशन किया गया है कि भारत में सिटीजनशिप कैसी होगी। तो भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल। लेकिन अपवाद ये कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर एकल नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता भारत और ब्रिटेन में है, दोहरी नागरिकता कहाँ पे, यूएसए में, और तिहरी नागरिकता कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। आप किसी भी देश की आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है, ये तो आप जन्म से वहीं के हों, या तो आपका जो वंश आपकी परंपरा द्वारा, जो वंशानुक्रम जिसको कहते हैं। तीसरा पॉइंट है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो आपको। चौथी है कि पंजीकरण द्वारा आपको नागरिकता वहाँ की मिल सकती है। और पांचवी भूमि विस्तार द्वारा, पहली जन्म से, दूसरी वंश परंपरा के द्वारा, तीसरी देशीकरण द्वारा, चौथी है पंजीकरण के माध्यम से, और जो पांचवी है भूमि विस्तार द्वारा। यानी कि किसी नए भूभाग को आप भारत में शामिल किया जाता है तो आप उस क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करने लगते हैं, तो आप वहीं के व्यक्तियों को भारत का नागरिकता प्रदान, जो भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो आपको जो नागरिकता आपको जो मिलती है, 5 तरह से आप किसी देश के नागरिक हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी देश में आपका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या उसके पश्चात भारत में हुआ है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है वंश परंपरा द्वारा, यानी कि आप किसी देश में जन्म लेते तो आप ऑब्वियस सी बात है अब उसी देश के नागरिक होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि वंश परंपरा द्वारा, यानी कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद आपका जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि भारत के बाहर भी यदि आप 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेते हैं तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है देशीकरण द्वारा, यानी कि देशीकरण का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आप किसी दूसरे देश में रहे लेकिन आप भारत सरकार के द्वारा देशीकरण का प्रमाण पत्र लेकर के आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि पंजीकरण के द्वारा आप किसी भी देश की नागरिकता ले सकते हैं। यानी कि
वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, यानी कि जब उनको पंजीकरण के जब वो पत्र दे रहे हों उसके पहले वो 6 महीने से भारत में रह रहे हों। दूसरा पॉइंट क्या है कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से भारत किसी देश में निवास करते हों। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, वो व्यक्ति भी पंजीकरण के माध्यम से क्या भारत की सिटीजनशिप ले सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, वो भी क्या भारत के जो भारतीय नागरिक जो नाबालिग बच्चे हैं वो भारतीय सिटीजनशिप ले सकते हैं। और जो 5वां पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, कोई नया भूखंड है उसको भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, कोई भूभाग है वो आके भारत में शामिल हो जाता है तो वो भारत की ज़मीन हुई, तो ज़मीन जो भारत में है तो वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति भी भारत का ही होगा ना, तो भारत की नागरिकता उसको प्राप्त हो गई। ठीक है, मैंने 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।